मैं मुनीर शुक्ला एडवोकेट आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आया हूं धारा 80 के विषय में। क्या है धारा 80, क्या है इसका लाभ और क्यों जो है जमीन का धारा 80 कराना चाहिए, आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि धारा 80 करना अनिवार्य होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले की धारा जो 80 है, यही धारा पहले हुआ करती थी 143। राजस्व संहिता लागू होने के बाद ये धारा हो गई धारा 80। धारा 80 का मतलब है किसी भूमि के प्रयोजन को आकर्षक घोषित किया जाना, किसी भूमि को आकर्षक घोषित किया जाना। पहले यह व्यवस्था धारा 143 में होती थी, जिसमें किसी भी भूमि को, किसी के भूमि के भूभाग को आकर्षक घोषित किया जाता था। यह उद्घोषणा उप जिलाधिकारी के द्वारा की जाती रही है। अब धारा 80 के रूप में वही व्यवस्था लागू कर दी गई है। धारा 80 में जो व्यवस्था लागू की, धारा 80 आखिर जरूरी क्यों है? सबसे पहले प्रश्न उठता है धारा 80 क्यों जरूरी है। किसी भी भूमि का जब आप धारा 80 करा लेते हैं तो वो भूमि आकर्षक हो जाती है, मतलब कमर्शियल यूज के लिए हो जाती है, मतलब आवासीय यूज के लिए हो जाती है, मतलब खेती के अलावा उसमें कोई भी आप व्यावसायिक गतिविधि कर सकते हैं। यदि आपकी वो जमीन जिसका आपने धारा 80 करा रखा है, यदि वो किसी सरकारी योजना में जाती है, तो जिस भूमि का, जिस भूभाग का आपको सरकार एक नियमित रूप से बना लेती है क्राइटेरिया की 4 गुना मुआवजा देंगे, तो उस भूमि का, उस भूभाग का उसमें 16 गुना मिलता है, उसका 4 गुना मिलता है। तो इसलिए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का जो रोड के किनारे स्थित हो, जिसपे आप व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हो, जिसमें आपने घर बना रखे हो, जिसमें आपने दुकानें बना रखी हो, उनका धारा 80 जरूर कराना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली सरकारी योजनाओं में, सरकारी बैंकों से ऋण लेना हो या प्राइवेट बैंकों से ऋण लेना हो, कोई भी आपको उद्योग शुरू करना हो, कोई भी धंधा शुरू करना हो, आप बैंक जाते हैं। बैंक में जाने के बाद जब आप कहते हैं कि हमें आप लोन चाहिए, तो आपको जब जमीन के कागज मांगता है, अगर आपका जो प्लाट है आपने उसकी धारा 80 नहीं है, वो आकर्षक नहीं है, तो आपको दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी का, यदि आपके भूभाग का, यदि आपके प्लाट का धारा 80 है पहले से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बैंक आपको आराम से लोन दे देती है। इसलिए धारा 80 कराना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, धारा 80 के क्या क्या प्रकार? धारा 80 अब 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 धारा 80 की उपधारा 1, नंबर 2 धारा 80 की उपधारा 2। तो धारा 80 होती है, धारा 80 में जो उपधारा 1 है, उसमें जो जिस प्रॉपर्टी में, जिस भूभाग में परमानेंट औद्योगिक कार्य चल रहा होता है, उसमें की जाती है वो परमानेंट आकर्षक प्रयोजन होता है, जिसे कि जिसकी उद्घोषणा की जाती है। वहीं जो धारा 82 है, उसमें जिस भूमि में, जिस भूभाग में हम आगामी 5 वर्षों में कोई व्यावसायिक गतिविधि करेंगे, व्यावसायिक कार्य करेंगे, उसके लिए धारा 82 का प्रावधान है। पहले होता था कि जिस प्लाट पे, जिस जमीन पे हम कोई कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग बनी है, उसी का धारा 80 होता, तो वही आकर्षक प्रयोजन के लिए उद्घोषित की जाती थी। लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है। अब यदि आपका खेत खाली भी पड़ा है, आप उसमें कृषक कार्य नहीं कर रहे हैं, कुक्कुट पालन नहीं कर रहे हैं, बागवानी नहीं कर रहे हैं, उस जमीन को आप आकर्षक प्रयोजन के लिए प्रख्यापित करवा सकते हैं, जिसके लिए पूरी व्यवस्था है। आप उप जिलाधिकारी को अपना आवेदन देंगे, उसका उप जिलाधिकारी उसमें तहसीलदार को भेजेंगे, उसमें आख्या मांगेंगे, तहसीलदार उसको लेखपाल भेजेंगे, लेखपाल से आख्या लग के आएगी, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा तैयार की जाती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 80 के रूप के अंतर्गत 81 और 82 के रूप में उस भूमि को प्रख्यापित किया जाता है, उस भूमि का नेचर चेंज किया जाता है, उस भूमि की उद्घोषणा आकर्षक भूमि के रूप में की जाती है। धारा 81 में परमानेंट आकर्षक होता है और धारा 82 में सशर्त 5 वर्ष के लिए होता है। अगर 5 वर्ष में आप उस भूमि पे कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चालू कर पाते, तो वो धारा 80 के अंतर्गत जो आकर्षक प्रख्यापित किया था वो समाप्त हो जाता है। यदि आप गतिविधि करते हैं और उसमें व्यावसायिक कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वही धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा, परमानेंट उद्घोषणा हो जाती है, जो कि व्यवस्था धारा 80 में दी गई है। आप लोग हमारे चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा अन्य भी जो जानकारियां राजस्व विभाग की, दुर्घटना विभाग की आप लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप किसी भी रूप, जो हमारे टीवी भारतवर्ष के सब्सक्राइबर हैं, उनको भी परमानेंट हम सुविधा देते हैं ये। और यहाँ तक कि यदि आप जो है हमारा पैकेज लेना चाहते हैं, तो परमानेंट का, आजीवन का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन है, आपको ये सुविधा घर बैठे लीगल फैमिली एडवाइजर के रूप में आपको हम उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार। जब 376 जैसा गंभीर अपराध
गंभीर अपराध जिसमें कि जिसको कहते हैं कि दुष्कर्म, बलात्कार, यदि किसी व्यक्ति पे झूठा बलात्कार का मुकदमा लगता है तो उस व्यक्ति के भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, पिता होते हैं, माता होते हैं, समाज होता है, उसका कितना बड़ा सामाजिक बलात्कार होता है, कभी आपने सोचा? तो नमस्कार, मैं मुनीश शुक्ला एडवोकेट एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ नए एक एपिसोड के साथ। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आज के हिंदुस्तान में आज का जो भारत है, सन 2023 चल रहा है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जा चुकी है, हम चंद्रयान का सफल अभियान पूरा कर चुके हैं, हम सूर्ययान भी कर चुके हैं, हम काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। डिजिटल व्यवस्था हमारे घर घर में, गांव गांव में, गली गली में पहुंच चुकी है। क्या है डिजिटल व्यवस्था? आप अगर सब्जी भी खरीदते हैं तो आप डिजिटल माध्यम से उसको पैसे पेड कर सकते हैं। आपका जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी भी तंत्र है, उसमें भी ऑनलाइन सुविधाएं चालू हो गई हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब चीज़ें बहुत ही आपको आसानी से एक ही किसी साइबर कैफे से उपलब्ध हो जा रही हैं, अपने आप मोबाइल से उपलब्ध हो जा रही हैं, अपने मोबाइल से आप वो कर पा रहे हैं। आपको कहीं की टिकट करानी हो अभी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। आप जो है कुछ भी हो, तमाम चीज़ें ऐसी है जो कि लगभग लोग अब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। लोग बाजार जाने के अपेक्षा ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं और उनको ये भी दिक्कत है कि मार्केट जाना पड़े। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की कानून व्यवस्था कितना डिजिटल हुई है? भारत की कानून व्यवस्था कब डिजिटल होगी? कब फर्जी मुकदमों से निजात मिलेगी? कब लोग जो कानूनी प्रक्रिया पूर्व की चल रही है, पूरी कानूनी प्रक्रिया में क्या है, यह अदालत तमाम सबूतों और गवाहनात को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे में पहुंचे कि फला व्यक्ति को फला सजा दी जाती है। संविधान का बहुत महत्वपूर्ण एक क्लाज है कि अगर 10 दोषी छूट जाएं, 100 दोषी छूट जाएं, परंतु एक निर्दोष को सजा न हो। आजकल आप देख रहे हैं धारा 376। क्या है धारा 376? अभी नए संविधान संशोधन में जो कैबिनेट में पास हुआ उसमें धारा 376 को धारा चेंज की गई है। लेकिन बात आती धारा 376 की। जब से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि 7 साल से ऊपर के जो सजा के धाराएं हैं उनकी केवल अरेस्टिंग होगी, 7 साल से कम सजा वाले मुकदमों में अरेस्टिंग नहीं होगी। उनकी चार्जशीट जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तब उनमें अभियुक्तों को हाजिर होना है, तब उनका ट्रायल होगा, उसमें जाना है, उसमें वारंट होगी। जो प्रक्रिया है कानूनी, ट्रायल के दौरान ही उनको सजा मिलेगी, उसके पहले गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। अब हो क्या रहा है पूरे देश में आजकल धारा 376 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मेरा कहना यह नहीं है कि धारा 376 के अंतर्गत लिखे जाने वाले सभी मामले गलत हो सकते हैं, परंतु चूंकि जब से ये चीज क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुलिस के हाथ भी बंध गए, अन्य तंत्र भी बंधा कि 7 साल से ऊपर सजा वाले मामलों में ही पुलिस किसी को गिरफ्तार करे, तब से एक लोगों की मेंटलिटी बन गई कि धारा 376 का उपयोग आपसी विद्वेष, आपसी दुश्मनी को निकालने में लोग करने लगे। लड़ाई होती है जमीन की, लड़ाई होती जायदाद की, लड़ाई होती है अपनी प्रतिष्ठा की, लड़ाई होती है राजनीतिक, लेकिन लोग धारा 376 के मुकदमे लिखा देते हैं। ठीक है, ये लोगों का काम है, लोग अपने भावों को प्रकट करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए लोगों पर मुकदमे लिखाते हैं, लिखाने लगे। परंतु क्या व्यवस्था है हमारी सरकार की? जब संसार की सभी व्यवस्थाएं डिजिटल हो गई, हमारे भारत देश की बहुत व्यवस्थाएं डिजिटल हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई है, डिजिटल लेन देन हो गया, डिजिटल व्यवस्था लागू, सब कुछ डिजिटल है। सरकारी कामकाज डिजिटल हो गया, IGRS डिजिटल है। आप पहले प्रार्थना पत्र देते थे कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, अब आप किसी कैफे में गए, आपने एक प्रार्थना पत्र दिया, ऑनलाइन करा दिया, उसके बाद आपकी कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, प्रधानमंत्री जी ऐसी व्यवस्था बना रखी है। कहीं कोई अपराध होता है, आप किसी को भी कहीं भी कैफे से अपने मोबाइल से आप दरखास्त दे सकते हैं, उस पर आपकी कार्रवाई होती है। परंतु न्याय व्यवस्था में क्या डिजिटलाइजेशन हुआ? क्या व्यवस्था बदली?
आपने कौन सी नई तकनीक इजाद की जिसके द्वारा किसी भी पीड़ित को न्याय मिलेगा? आप कैसे क्लियर करेंगे कि ये व्यक्ति आरोपी, जो भी आरोपी है, ये वास्तव में दोषी है कि नहीं है? दोषी व्यक्ति की पहचान के लिए आपने क्या नई तकनीक इजाद की? बताइए जरा। ऐसा कोई व्यवस्था अभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब बताइए इससे कैसे काम चलेगा? तो डिजिटल हम हो रहे हैं, हमारा स्वभाव हो रहा है, बातचीत हो रही है, हमारा एक क्राइटेरिया बढ़ गया है। हिंदुस्तान के किसी एक कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी देश के किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, इंटरनेट है। परंतु हम, जैसा कि एक संविधान की भी व्यवस्था है, संविधान का भी मानना है, और पहले की भी जो न्याय प्रणाली है उसमें भी रहा है कि कोई भी निर्दोष को सजा ना मिले, भले ही दोषी छूट जाए। संदिग्ध का फायदा मिलता है तो आरोपी को। परंतु डिजिटलाइजेशन के तमाम आयामों को पार करते हुए अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि कानूनी व्यवस्था में या न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी चीजें आ जाएं जिनसे कि दोषी को पकड़ना आसान हो जाए। अभी वही डर रहा है। आपका मुकदमा चलेगा, ठीक है, आपके ऊपर जो आरोप लगा, आरोप पत्र दाखिल होगा, उसके बाद गवाह गुजरेंगे, गवाहों के बाद जजमेंट होगा। जहाँ तक 376 का मानना है, 376 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो 164 के बयान में, पहले तो 161 का बयान होता है पुलिस के पास, FIR लिखी गई, 164 के बयान हुए, फिर 164 के बयान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो 164 के बयान में पीड़िता कहेगी वो मतलब कि पूरी तरीके से सच माना जाएगा, वो अक्षरशः सही माना जाएगा। अब बताइए, अगर पीड़िता ने FIR लिखाई है इंटेंशन में, पीड़िता ने किसी के बहकाव में FIR लिखाई है, तो वो बयान वहाँ क्यों बदलेगी? बयान तो वही देगी ना। तो कैसे सिद्ध होगा कि नहीं वो आरोपी जो भी है वो दोषी है कि नहीं है? जब न्याय प्रक्रिया में आती है व्यवस्था, कोर्ट में, न्यायालय में मामला चला जाता है, उसके बाद भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा तो सभी लोगों से, सभी न्यायविदों से, सरकार से, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो बहुत ही ईमानदार हैं, हमारे चंद्रचूड़ जी, मिलार्ड हैं, और मिलार्ड आप जानते हैं इसके लिए उपयोग होता है, उनसे अपील करता हूं कि इस भारत की न्यायिक व्यवस्था में भी डिजिटलाइजेशन को लाएं, ऐसी तकनीकें इजाद हों। अभी भी आप देख रहे हैं कि जेलों में क्या स्थिति है। जेलों में अभी भी अंग्रेजों की हुकूमत वाला मैनुअल चल रहा है। बेवजह जेलों में ठूस ठूस के लोग भरे जाते हैं। जिन मुकदमों में बहुत कम सजा है, उनमें भी वो भी मुकदमे में लोग निरुद्ध हैं, उनकी कोई जमात करने वाला नहीं है, पैसा नहीं उनके पास। जब जेल आदमी चला जाता है उसका पैसा नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, जेलों की जो स्थितियां हैं, लोग कहते हैं कि जेल सुधार गृह है। अरे जेल, कभी आप गए हैं? कभी जेल जाओगे तो समझ में आता है जेल में इतना करप्शन है जिसे आप, बहुत आसान नहीं है। वो हम आपको जेल की व्यवस्था अगले एपिसोड में बताएंगे जेल में क्या। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल न्याय व्यवस्था में डिजिटलाइजेशन की। न्याय व्यवस्था डिजिटल कैसे हो? हमारी एक अपील है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से, कि यदि 376 के मामलों में, 354 के मामलों में विक्टिम और एक्यूज्ड, पीड़ित और आरोपी दोनों का नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए तो शायद 95% फर्जी मामले नहीं लिखे जाएंगे। ये पक्का है। हाई कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि 376 के मामले कितने % फर्जी लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसकी काट सिर्फ ये है कि जब लोगों को ये पता होगा कि मैं अगर झूठ में लिखा रहा हूँ, जब मेरा नार्को टेस्ट होगा तब मेरी असलियत खुल जाएगी, तो वो लोग झूठे मुकदमे नहीं लिखाएंगे। जो सही बात होगी वही आरोप लगाएंगे और वही मुकदमा लिखाएंगे। अब जैसे बात आती है कि मान लिया विक्टिम नहीं कराना चाहता, एक्यूज नहीं कराना चाहता, तो देखिए जब बात दोनों तरफ की है, अगर मान लिया विक्टिम जो पीड़ित है, अगर वो अपनी बात कह रहा है और मुकदमा लिखा दिया उसने और नार्को नहीं कराना चाहता, तो इसका मतलब विक्टिम भी झूठ बोल रहा है। यदि एक्यूज्ड है, तो अगर दोनों में दोनों सच बोल रहे हैं तो किसी को नार्को टेस्ट से परहेज क्यों है? पर जो सच घटना होगी उसमें नार्को की कोई परहेज की बात नहीं है, नार्को होना चाहिए। तो इससे झूठे मुकदमों से लोगों को बचाया जा सकता है। झूठे मुकदमों को जो अंबार लग रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो, न्यायालय में हो,
चाहे वो जेलों में हो, इससे बचाया जा सकता है। दूसरी बात, जब 376 जैसा गंभीर अपराध जिसमें कि जिसको कहते हैं कि दुष्कर्म, बलात्कार, यदि किसी व्यक्ति पे झूठा बलात्कार का मुकदमा लगता है तो उस व्यक्ति के भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, पिता होते हैं, माता होते हैं, समाज होता है। उसका कितना बड़ा सामाजिक बलात्कार होता है, कभी आपने सोचा? तो मेरी सभी न्यायविदों से यही अपील है कि कम से कम न्याय व्यवस्था में डिजिटल व्यवस्था को लाएं और नार्को को 376 और 354 में जरूर अनिवार्य करें, ताकि बिना वजह फर्जी मुकदमों की बाढ़ को रोका जा सके। नमस्कार। आगे और भी मेरे एपिसोड देखने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लीगल एडवाइजर मुनीश शुक्ला को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा टीवी चैनल है, हमारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है टीवी भारतवर्ष, उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरी विशेष योजना है। आप लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ के व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। उसके लिए अभी कोई शुल्क नहीं है, आप कभी भी चला ले सकते हैं, जो पूरी तरह से आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। मैं मुनीश शुक्ला एडवोकेट, आपका स्वागत है लीगल एडवाइजर मुनीश शुक्ला के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे किसान दुर्घटना कल्याण योजना की। पहले ये योजना किसान दुर्घटना के रूप में चलती, किसान दुर्घटना योजना के नाम से चलती थी। समय समय पर सरकारें बदलती रहीं और इस योजना का नाम बदलता रहा। समाजवादी सरकार में कुछ नाम बदला, कुछ व्यवस्थाएं बदली। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई, योगी जी सरकार आई, कुछ नाम बदला, व्यवस्थाएं बदली। लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसान दुर्घटना कल्याण योजना। जैसे आप ये जानते हैं कि किसान यदि उसकी उम्र 60 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, यदि उसकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना में हो जाती है तो उसको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलती है। अब विषय ये है कि यदि वो किसान नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत वो भी आच्छादित है जो व्यक्ति किसान नहीं है, परंतु बटाई लेके किसी की भूमि पे खेती का कार्य कर रहे हैं और उनकी मृत्यु अगर दुर्घटना में होती है, उनको भी किसान कल्याण दुर्घटना योजना का लाभ मिलता है, उनके परिजनों को दिया जाता है। ठीक है, बटाईदार नहीं है, रोटी अर्जक उस परिवार का जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, उस परिवार का वो केवल सिंगल मैन कमाऊ सदस्य है, उसको भी किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। तो ये 3 कंडीशन हुई किसान दुर्घटना कल्याण योजना में। जो किसान है उनका, जो बटाईदार है उनका, और जो रोटी अर्जक है उनका। मान लिया पिता की उम्र बहुत ज्यादा है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, उसका बेटा खेती कर रहा है और खेती करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिजनों को लाभ दिया जाएगा। अब इसकी क्या अर्हताएं हैं? नंबर 1, वो किसान होना चाहिए। किसान यदि नहीं है तो बटाईदार होना चाहिए, यदि वो बटाईदार नहीं है तो वो रोटी अर्जक होना चाहिए। ब्रेड विनर, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी FIR, उसकी पंचनामा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये अनिवार्य होती है। यदि उसकी नदी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश नहीं मिलती है, तब उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होती है, तो FIR और पंचनामा, FIR से ही काम चल जाता है। उसके बाद यदि वो किसान है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यदि कोई किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले आपको अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करना है। आप क्षेत्रीय लेखपाल को किसान की वरासत करने का आवेदन देंगे, ताकि खतौनी पे उस किसान के स्थान पे उसकी पत्नी, उसके बच्चों का नाम दर्ज हो जाए। उसके बाद आप दावा करेंगे किसान दुर्घटना कल्याण योजना में। अब इसका आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बाकी आप
इसका फॉर्मेट है, उसको भर के जो दावा करता है उसकी बैंक की पासबुक लगती है, उस खतौनी की कॉपी लगती है, जिस खतौनी में या जिस भूमि पर वो किसान था या जिस भूमि पर वो बटाईदार था या जिस भूमि से वो खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके बाद बैंक पासबुक लगती है, FIR की कॉपी लगती है, पंचनामा लगता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है। ये सभी कागज आप लेकर परिवार रजिस्ट्री की नकल लगती है कि उस व्यक्ति से कितने लोग पोषित थे, पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार में कितने लोग हैं, तो परिवार रजिस्ट्री की नकल भी लगती है। यदि उसके माता पिता भी जीवित हैं, पत्नी भी है, ऐसी दशा में तीनों लोग दावा करता हो सकते हैं इस किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लगभग लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों को लगता है केवल किसानों की दुर्घटना के पश्चात ही उनको एक किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, जबकि ये क्लियर कट है, स्पष्ट है। आप शासनादेश देख लीजिए, प्रतिवर्ष का जो भी आदेश आता है वो देख लीजिए। कैबिनेट में जब बैठक होती है, हर बार जो बजट पास करते हैं किसान दुर्घटना कल्याण योजना में, वो देख लीजिए। तो कहीं से आपको ये भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि केवल किसान को ही या किसान के परिजनों को ही किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। किसान दुर्घटना कल्याण योजना में किसान, बटाईदार और रोटी अर्जक व्यक्ति के भी परिजनों को किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि यदि बाय द वे आपको समय कितना है, आप लेट हो जाते हैं, तो समय धीरे बदलता रहता है। पहले बीच में आया था आदेश कि 45 दिन के अंदर आपको आवेदन करना अनिवार्य है, फिर होता है कि उसको 90 दिन कर दिया गया, 90 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई होना जरूरी है। 90 दिन के अंदर आपकी पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए। पहले नियम था कि 3 महीने के अंदर आपको भुगतान होना जरूरी है, पर अब 3 महीने के अंदर भुगतान तब होता है जब आपकी फाइल तहसील से पूरी जांच होने के बाद जिलाधिकारी के यहाँ पहुँच जाती है। उसके 3 महीने के भीतर आपको बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार किसी भी संशय में रहने की जरूरत नहीं है। आप ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, किसान दुर्घटना योजना के अंतर्गत, किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसान, बटाईदार व रोटी अर्जक सदस्य भी आते हैं। और आप बिना किसी हिचक के अपने क्षेत्रीय लेखपाल से मिलिए, अपने अधिकारियों से मिलिए और अपना किसी का अपने बीच किसी का भी कोई भी ऐसा प्रकरण है तो आप उसमें दावा करवाइए। यदि कोई इसमें आपसे सुविधा शुल्क की मांग करता है तो कहीं भी कोई भी सुविधा शुल्क दे नहीं है, ना इसके लिए सरकार ने कोई शुल्क रखा है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन कहीं से आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन शुल्क तो मांग सकता है कि ऑनलाइन करने का जो भी एक मिनिमम चार्ज होता है। बाकी किसान दुर्घटना कल्याण योजना में कोई भी शुल्क कहीं भी दे नहीं होता है। आप सभी लोगों से कहना है, जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको एक सलाह है कि पहली बार तो यदि आपके घर का कोई भी कैंडिडेट वाहन चलाता है तो सबसे पहले यदि उसकी उम्र 18 साल पूरी होती तो उसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं जब भी गाड़ी चलाए वो। दूसरी बात, जब भी वाहन चलाए, अगर 2 पहिया चला रहा है तो बिना हेलमेट के ना चलाए। देखिए, दुर्घटना होना एक अलग विषय है, लेकिन दुर्घटना ना हो तो कितना अच्छा कि हमारे परिजन, हमारे मिलने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य वो उनकी दुर्घटना ही ना हो। अगर दुर्घटना हो भी तो वो इंजर्ड ना हो, अगर इंजर्ड भी हो जाए तो उनकी मृत्यु की स्थिति ना बने, वो हमारे बीच में बने रहें। इसके लिए जरूरी है सावधानी। और इन चीज़ों का कि मान लिया गाड़ी के पेपर है कि नहीं, सबसे पहले आपकी गाड़ी का बीमा जरूर होना चाहिए। अन्यथा अगर आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना होती है तो उसका पूरा क्लेम आपके ऊपर जाएगा। किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने ना दें, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो। नमस्कार, मैं मुनीर शुक्ला एडवोकेट हाजिर हूँ आपके अगले एपिसोड के लिए नई जानकारी के साथ। आज का विषय है दुर्घटना संबंधी वाद, दुर्घटना का क्लेम कैसे प्राप्त होता है और किन किन चीज़ों का दुर्घटना होने के बाद ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो पूरा पूरा केस बिगड़ जाता है और लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी, मुकदमा लड़ने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। सबसे पहले आते हैं दुर्घटना। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में कोई भी चोटिल होता है, उसके किसी संपत्ति की क्षति होती है या उसकी मृत्यु होती है। तीनों दशाओं में थाने में आप मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दुर्घटना के मामले में 2 मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा क्रिमिनल ऑफेंस का चलता है, हो जाएगा। यदि वो किसी की मृत्यु हो जाती है तो 304A में जाता है। ये मुकदमा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया और ये दूसरी कोर्ट में चलेगा। वहीं दूसरा, जिसके परिजन की मृत्यु होती है, उसके जो वारिस होते हैं, जो दावेदार होते हैं, वो उसे क्लेम का मुकदमा करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत उसकी सुनवाई होती है, जिसमें उनको मुआवजा मिलता है। अब जरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब दुर्घटना हुई और दुर्घटना के समय कोई मौजूद नहीं रहा, जो मौजूद रहा उसकी मृत्यु हो गई और उसे ये नहीं पता है कि किस वाहन से दुर्घटना हो गई। इस घटना को कहते हैं हिट एंड रन। ऐसे प्रकरण में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। ये एक दुर्भाग्य का विषय है। अब सरकार की व्यवस्था, उसका कानून है। दुर्घटना संबंधी धाराओं और उनकी व्यवस्थाओं का कानून अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। जब हिंदुस्तान के लोगों के पास बैलगाड़ी होती थी, पैदल चलते थे, लेकिन अगर मोटर व्हीकल थे तो केवल अंग्रेजों के पास। इसलिए दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में भी 304A की धारा में मुकदमा पंजीकृत होता है। इस मुकदमे के दौरान जो चालक होता है, चालक को भी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं दी जाती है। कोर्ट के द्वारा उसको जुर्माना या अधिकतम 2 से 3 वर्ष की सजा ही का ही प्रावधान है। दुर्घटना होने के बाद चालक को पुलिस डिटेन भी करती है तो उसे 41 की नोटिस तामील करने के बाद छोड़ देती है। इसके बाद वो पुनः कोर्ट में सरेंडर करता है। कोर्ट से सेम डे जमानत हो जाती है। तत्पश्चात यदि गाड़ी भी उस दुर्घटना में शामिल है तो गाड़ी की भी जमानत उसी कोर्ट से मंजूर कर ली जाती है। क्योंकि नियम ये है कि जब तक ड्राइवर की जमानत नहीं होगी तब तक कोर्ट से गाड़ी रिलीज नहीं की जा सकती। गाड़ी की जमानत नहीं होती है, इसलिए कोर्ट में सबसे पहले ड्राइवर की जमानत करना अनिवार्य होता है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के किसी भी परिजन की दुर्घटना हो जाती है और गाड़ी अज्ञात है। जिन प्रकरणों में अज्ञात वाहन से किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई चोटिल हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, ऐसे प्रकरणों में आप किस पे क्लेम करेंगे? महत्वपूर्ण विषय आता है कि आप क्लेम किस पे करेंगे। तो गाड़ी अज्ञात है, वाहन अज्ञात है, तो जो वाहन अज्ञात है तो वाहन स्वामी का भी नहीं पता, बीमा कंपनी का भी नहीं पता, तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। जब भी कोई दुर्घटना हो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बीच के जो भी लोग हों उनको समझाइए कि बहुत ज़्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। पहला प्रयास करें कि पुलिस की मदद लेके, जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ घटना होगी वहाँ के लोगों की मदद लेके, अगल बगल CCTV अगर कहीं लगे हों उनसे फुटेज इकट्ठा करके एक गाड़ी की खोज अनिवार्य है। जब तक कोई वाहन, कोई गाड़ी, कोई संसाधन जिसके द्वारा आपकी दुर्घटना हुई या आपकी किसी परिजन दुर्घटना हुई है, जब तक कोई गाड़ी नहीं होगी तब तक आप किस से क्लेम मांगेंगे? यदि कोई गाड़ी है, आप गाड़ी के चालक पे मुकदमा लिखा जाता है। गाड़ी नंबर फला फला के एक ड्राइवर ने लापरवाही व तेजी से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे फला व्यक्ति को वो हताहत हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरी कंडीशन में जो पूरा मामला बनता है, जब क्लेम का मामला आता है तो गाड़ी के मालिक और बीमा कंपनी पे आता है। यदि गाड़ी का बीमा है तो उसके क्लेम का देय बीमा कंपनी को करना होता है। बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान करती है। यदि गाड़ी का बीमा नहीं है तो उसका क्लेम गाड़ी मालिक को करना होता है। ये नियम ही व्यवस्था है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि गाड़ी का बीमा नहीं है तो होता क्या? जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है
होता है कि एफसीटी कोर्ट में मुकदमा चला, क्लेम स्टैंड हुआ, क्लेम फाइनल हुआ, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इतना भुगतान जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति इंजर्ड है, उसके परिजनों को कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए। अब होता है यदि मान लिया गाड़ी का बीमा नहीं है तो गाड़ी मालिक की स्थिति ये नहीं है वो कितना क्लेम दे सके, तो ये काम करता है कि वो उसके भागता है, फिर ऊपर कोर्ट में अपील करता है। मतलब काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती जाती है। जो क्लेम आपको 2 साल में मिलना है उसके को 10 साल लग जाए, मुकदमा चलता है। तो पहला प्रयास हो जाना चाहिए हमारा, आपका ये प्रयास हरदम होना चाहिए। यदि अपने किसी परिचित के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम ये प्रयास करें कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उस वाहन को पता करने का प्रयास करें, ताकि हिट एंड रन जैसे मामले से बचा जा सके। यदि गाड़ी आ जाएगी, कोई भी वाहन उसमें इंक्लूड होगा, कोई भी वाहन पता चल जाएगा इस वाहन से घटना हुई है, तभी आपको क्लेम मिल सकता है, अन्यथा आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। पुलिस ऐसे मुकदमों में FIR लगा देती है और मुकदमा बंद कर देती है। जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं लगाएगी किसी गाड़ी जिससे दुर्घटना हुई उसके खिलाफ, तब तक आपका मुकदमा किसी भी सूरत में स्टैंड नहीं हो सकता। जब मुकदमा स्टैंड नहीं होगा तो आपको 1 भी रुपया क्लेम नहीं मिलता है। अब क्लेम कैसे स्टैंड होता है, इसके लिए भी कोर्ट की व्यवस्था है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु की दशा की बात बता रहा हूँ पहले। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो व्यक्ति, उसकी उम्र क्या थी मृत्यु के समय और उसकी आमदनी क्या थी, इस पे डिपेंड करता है कितना क्लेम स्टैंड होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का है, उसी क्रम में बीमा राशि, मतलब बीमा कंपनी को दे राशि, मतलब क्लेम की राशि तय की जाती है। उसकी आमदनी क्या थी, मिनिमम आमदनी 4500 रुपया महीना मानी जाती है। यदि वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो न्यूनतम मजदूरी जो मानी जाती है कोर्ट में, न्यूनतम आय मानी जाती है वो 4500 रुपया महीना। उस दर से आपको बीमा क्लेम का भुगतान किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बीमा क्लेम लेने के लिए जब भी आप किसी अधिवक्ता को करें या आप अपने दिमाग में चीज रखें, या आप कोई भी किसी का प्रकरण आता है सामने, तो सबसे पहले आप ये प्रयास करिए कि यदि गाड़ी नहीं है, अज्ञात वाहन से हुआ है, तो पहला प्रयास करिए कि गाड़ी का पता लगाया जाए। पुलिस के द्वारा, आपके द्वारा, CCTV कैमरे के द्वारा जो चीज़ें वहाँ जब दुर्घटना हुई उस समय जो चीज़ तथ्य मौजूद हो, या किसी ने देखा हो, आपके परिवार किसी ने देखा हो, या मौके पे जो घटनास्थल पे लोग हों किसी ने देखा हो, तो वो चीज़ें आपके पॉजिटिव रूप में आती हैं और आपको क्लेम का भुगतान मिलता है। यदि अज्ञात वाहन है तो आपको 1 रुपया भी क्लेम नहीं मिलना है। और क्लेम किस दशा में तय होगा, क्लेम की गणना है वो मृतक व्यक्ति के उम्र और आमदनी के आधार पर तय होती है। उस व्यक्ति के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी थी, माता पिता, बच्चे, उसके आधार पे भी उसको पैसा तय किया जाता है कि इसका इतना पैसा इसको क्लेम दे होगा। यही नहीं, जितने दिन केस पेंडिंग होता है उसका ब्याज भी कंपनी को, बीमा कंपनी को देना होता है, या गाड़ी के मोटर मालिक को देना होता है। तो ये पूरी व्यवस्था है दुर्घटना क्लेम की। उसके बाद जो मैंने पहले बताया, इसमें 2 मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा चलता है क्लेम का, जो मोटर व्हीकल एक्ट कोर्ट में अलग से होता है, MCT कोर्ट में। दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस चलता है। क्रिमिनल ऑफेंस में चूंकि धारा 304A लगती है, तो उसमें 3 साल से ऊपर सजा का प्रावधान नहीं है। उसमें ड्राइवर के ऊपर जुर्माना होता है या अधिकतम इतनी सजा करके मामला खत्म हो जाता है। तो पहली बात तो मेरा ये मानना है, आप सभी लोगों से कहना है, जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको एक सलाह है कि पहली बार तो यदि आपके घर का कोई भी कैंडिडेट वाहन चलाता है तो सबसे पहले यदि उसकी उम्र 18 साल पूरी होती तो उसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं जब भी गाड़ी चलाए वो। दूसरी बात, जब भी वाहन चलाए, अगर 2 पहिया चला रहा है तो बिना हेलमेट के न चलाए। देखिए, दुर्घटना होना एक अलग विषय है, लेकिन दुर्घटना ना हो तो कितना अच्छा कि हमारे परिजन, हमारे मिलने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य, वो उनकी दुर्घटना ही ना हो। अगर दुर्घटना हो भी तो वो इंजर्ड ना हो, अगर इंजर्ड हो जाए तो उनकी मृत्यु की स्थिति ना बने, वो हमारे बीच बने रहें। इसके लिए जरूरी है सावधानी। और
इन चीज़ों का कि मान लिया गाड़ी के पेपर है कि नहीं, सबसे पहले आपकी गाड़ी का बीमा जरूर होना चाहिए। अन्यथा अगर आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना होती है तो उसका पूरा क्लेम आपके ऊपर जाएगा। किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने ना दें, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो। ये सब उनके पेरेंट्स की गार्जियंस की जिम्मेदारी है। और बिना डीएल के, बिना बीमा की गाड़ी आप न चलाएं। बिना डीएल के किसी को मोटरसाइकिल न चलाने देना, 4 पहिया चलाने दें। मेरी आप सबको यही सलाह है कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को पूरी सावधानियां बरतने के लिए कहें और दुर्घटना ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं मुनीर शुक्ला एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ नए एपिसोड में, नई धारा, नई व्यवस्था के साथ, नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे धारा 67 की। पूरे उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संहिता लागू है उसके अनुसार धारा 67 के अंतर्गत क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि। यदि आपका मकान, आपका दुकान, आपका कोई भी भवन किसी सरकारी भूमि पे बना है, किसी सुरक्षित भूमि पे बना है, तो उस पर धारा 67 के अंतर्गत क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और क्या क्या आपके हित के लिए संभव है कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। उसी धारा के अंतर्गत आइए हम जानते हैं आज धारा 67 के विषय में। धारा 67 राज्य संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 67 के अंतर्गत लगभग मुकदमे इस प्रक्रिया के किए जाते हैं कि जिन लोगों ने अपने मकान, अपने भवन सरकारी भूमियों पे, जैसे तालाब, सरकारी चक्रोड या ग्राम सभा की भूमि नवीन पड़ती हुई, बंजर हुई, ऊसर हुई, इन जमीनों पे, इन भूमियों पे यदि किसी ने अपना मकान बना रखा है, किसी कोई भवन बना हुआ है, कोई भी कब्जा है, तो इसके लिए धारा 67 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जाता है। मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन पे बयान होते हैं, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, कार्रवाई चलती है, उनके खिलाफ जुर्माना तय किया जाता है और उनको उस भूमि से बेदखल किया जाता है। अब जरा हम बात करते हैं कि धारा 67 यदि आप किसी भूमि पे चल रही है और आपके पास सिर्फ वही मकान है, तो क्या वो भूमि आपको मिल सकती है। अभी तक आपने तो यही सुना होगा, अगर सरकारी भूमि पे आपका निर्माण है तो उसमें आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, आपको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। परंतु इसी धारा 67 में ऐसी व्यवस्था भी है, यदि आपके पास उस ग्राम सभा में जहाँ के आप निवासी हैं, उस ग्राम सभा में कोई दूसरा मकान नहीं है, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आपको सरकारी भूमि पर बने आपके मकान में ही आपको विनियमित किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो भटकते रहते हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। उनको सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने अगर सरकारी भूमि पे मकान बना लिया है तो उनके घर पे बुलडोजर ही चलेगा। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिसके अंतर्गत आपको 2000 स्क्वायर फीट के मकान की भूमि को आपके नाम विनियमित किया जा सकता है। इसे कहते हैं विनियमितीकरण या आवास के लिए बंदोबस्त या आवासीय पट्टा भी से आप कह सकते हैं। अब क्या है धारा 67, क्या है धारा 67 का, क्या है धारा 67 खा। यह धारा 67 का की उपधारा 1 है, उपधारा 2 है। अब आ जाइए हम बात करते हैं विस्तृत रूप से धारा 67। धारा 67 में पहला जो मुकदमा होता है वो तहसीलदार कोर्ट में होता है। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसके अंतर्गत आपको बेदखल किया जाता है, आपके ऊपर जुर्माना किया जाता है। परंतु इसी में धारा 67 का की उपधारा 1 ये कहती है, यदि किसी भी व्यक्ति का मकान ऊसर, बंजर, नवीन पड़ती ऐसी सरकारी भूमि पे बना है, जो तालाब, चक्रोड, रास्ता या खाद्य गड्ढे, मतलब किसी भी रूप में सुरक्षित भूमि नहीं है, तो ऐसी भूमि पे यदि आपका मकान बना है और आप वास्तव में आवास के लिए पात्र हैं, आपके नाम आप कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, आपके पास कोई अन्य उसी गांव में कोई दूसरा मकान नहीं है, तो आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह आपके मकान के लिए आपके नाम बंदोबस्त की जा सकती है। यह धारा 67 की धारा 67 का की उपधारा
1 के अंतर्गत ऐसा कानून है। अब आपको करना क्या होता है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे लागू होगा। इसकी मुख्य पात्रता 3 है। नंबर 1, आपके परिवार में, परिवार का मतलब पत्नी, बच्चे और आप स्वयं, आपके परिवार में आपका कोई दूसरा मकान ना हो। नंबर 2, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकर ना हो। नंबर 3, आपका जो घर है 29 नवंबर सन 2000 पहले से निर्मित हो। घर की परिभाषा भी आप समझ लीजिए। घर का मतलब ये नहीं बहुत पक्का मकान बना हुआ। घर में छत होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए। छत आपकी फूस की भी हो सकती है, बशर्ते आपकी दीवारें चारों तरफ बनी हो, उसमें आप रहते हो, उसमें आपका भोजन बनता हो, आप परिवार से उसमें निवास करते हो। ऐसी है घर की परिभाषा। और अगर ऐसी स्थिति है आपके पास और आपके ऊपर धारा 67 का मुकदमा भी तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद आपको उस जमीन पे विनियमित किया जा सकता है धारा 67 का के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी लोगों को तो पहुंचाने का विषय है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन उप जिलाधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपके जब आप आवेदन करेंगे तो उप जिलाधिकारी उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट मांगेंगे। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आएगी। तहसीलदार साहब अपने कानून को लेखपाल को भेज के रिपोर्ट मांगेंगे, मौके की स्थिति जानेंगे, आपकी पात्रता और अपात्रता की जांच करेंगे। तत्पश्चात तहसीलदार एक विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम साहब के लिए भेजते हैं और एसडीएम साहब 2000 स्क्वायर फीट भूमि का आपके नाम विनियमित करने का अधिकार रखते हैं, विनियमित करने का पावर रखते हैं। और उतनी भूमि, जितनी भूमि आप काबिज हैं, उसका क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट मतलब 200 वर्ग मीटर से ऊपर नहीं है, तो उतनी भूमि आपके नाम विनियमित की जा सकती है। यह है धारा 67 का। धारा 67 का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके तमाम रिश्तेदारों के लिए, आपके मित्रों के लिए। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उनका घर किसी सरकारी भूमि पे बना हुआ है, ऊसर में है, बंजर में है, नवीन पड़ती में है, उनको आप इस विषय की जानकारी दे सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी, किसी भी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत कोई भी धारा है जिसके अंतर्गत आपको कोई आपको संशय है या धारा 67 की ही कोई बात पूछनी है, आपको धारा 67 से संबंधित किस तरीके से अन्य क्या प्रक्रिया है, हम धारा 67 का के अंतर्गत कैसे भूमि का बंदोबस्त करा सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी हो आप हमसे मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं मुनीर शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ नए एपिसोड में। हमने आपको धारा 80 पार्ट 1, धारा 80 पार्ट 2 में धारा 80 के विषय में काफ़ी कुछ आपको बताया। धारा 80 की उपधारा 1 क्या होती है, धारा 82 क्या होती है, धारा 81 और धारा 82 में दोनों की जानकारी हमने आपको दी। उसकी प्रक्रिया भी आपको बताई कि किस प्रकार उसमें आप 1% शुल्क जमा करके उसको आप आकर्षक प्रख्यापित करा सकते हैं और ये अधिकार उप जिलाधिकारी के पास होता है। धारा 80 का जो मुख्य उद्देश्य है, उससे उद्देश्य ये है कि सरकार चाहती है कि जो भी आप एग्रीकल्चर भूमि पे अगर कोई भी आप आवासीय कार्य कर रहे हैं, कोई भी कमर्शियल कार्य कर रहे हैं, कोई भी गैर कृषक कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें आपकी धारा 80 के अंतर्गत भूमि पे ही हो, उसको लगान मुक्त कर दिया जाए। वो भूमि आपकी आकर्षक प्रख्यापित हो, उसके बाद उसको आप लैंड यूज चेंज होने के बाद आप उसमें कमर्शियल कार्य करें। वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आप अपने किसी निजी आवास के लिए कोई भूमि है जिसमें आपने अपना मकान बना रखा है, अपना घर बना रखा है, और यदि आप उसका धारा 80 कराते हैं, उसको आकर्षक प्रख्यापित कराना चाहते हैं, तो उसकी भी वही प्रक्रिया है कि आप अपने निजी आवास के जो आवास की भूमि है उसको जब आप धारा 80 कराएंगे, आकर्षक कराएंगे, तो उसको आप उप जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन देंगे। ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के पश्चात उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट मांगी जाएगी। तहसीलदार साहब मौके पे जाएंगे, नायब तहसीलदार जा सकते हैं या आपके लेखपाल जा सकते हैं, कानून को जा सकते हैं, उसकी बराबर रिपोर्ट लगा के उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जिसके बाद उप जिलाधिकारी उसको आकर्षक प्रख्यापित करेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि जो आवासीय प्रयोजन के लिए आपके व्यक्तिगत निजी आवासीय प्रयोजन के लिए जो भी जिस भी भूमि का आप जिस भी भूखंड का आप धाराशाही कराएंगे अग्रसर कराएंगे उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उसमें सरकारी शुल्क भी फ्री है, निःशुल्क उसको धारा 80 के रूप में प्रख्यापित किया जाता है। ये बहुत विशेष जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे आप अपने जो मकान हैं, रोड के किनारे मकान बने हैं, गांव के किनारे बने हों, जहां भी बने हों, उस अगर आपने अपना मकान एग्रीकल्चर भूमि पे बना रखा है, आपने पहले से मान लिया बाय द वे आपने पहले जो है किसी प्लाट खरीद रखा है, उससे मकान बना लिया है, अब आप परेशान हैं, आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे लोन नहीं हो सकता है और आपका किसी भी तरीके से आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप परेशान न हो। आपने अगर कोई पहले प्लाट ले लिया, उस पर आपने मकान बना लिया है, तो आप बेझिझक तहसील जाइए या ऑनलाइन किसी कैफे जाइए, वहाँ से आप धारा 80 के लिए आवेदन करिए और आपका मकान की जो आपकी भूमि है, जो आपका प्लाट है, उसको धारा 80 कर दिया जाएगा। और ये जो धारा 80 की ये जो व्यवस्था आपके निजी आवास के लिए है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं पड़ता है। बाकी आप अपने अधिवक्ता से, अपने वकील से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, हमारे चैनल के माध्यम जुड़ सकते हैं और हम आपको अन्य भी जो भी जानकारी इसमें शेष है वो जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपका धारा 80 हो जाएगा। आपका आवास निःशुल्क जो है धारा 80 हो जाएगा। ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, इसके लिए सरकार ने कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं कर रखा है। नमस्कार, शुक्ला हाजिर हूँ अगले एपिसोड में। पीछे के एपिसोड में हमने आपको बताया धारा 67 का की उपधारा 1 क्या कहती है। धारा 67 का की उपधारा 1, धारा 67 का की उपधारा 1 के अंतर्गत वो लोग जिनका की मकान 29 नवंबर सन 2012 के पहले से किसी ऊसर, बंजर या नवीन परती में बना हुआ है, उन लोगों के साथ उसको आवास के लिए बंदोबस्त की प्रक्रिया को धारा 67 का के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रक्रिया धारा 67 का की उपधारा 1 के अंतर्गत आती है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट है कि वो जो भूमि है वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जा रही हो, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दर्ज न हो, ऐसी भूमि है। और उसमें अगर किसी का गृह का निर्माण है तो उसमें जो है उसको उस भूमि के 200 वर्ग मीटर एरिया के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। और एक खास बात इसमें और कि वो जो एरिया होगा वो 200 वर्ग मीटर या 2000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। दूसरी बात, वो जो मकान की परिभाषा है, मकान की परिभाषा में, गृह की परिभाषा में, उसमें 4 दीवारों का होना आवश्यक है, 4 दीवारें होनी चाहिए। छत आपकी खपरैल की या पक्की या फूस की भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो है धारा 67 का कितनी महत्वपूर्ण है। अब इसी का जब हम आगे बढ़ते हैं तो धारा 67 का की उपधारा 2 भी है, जो बहुत ही विस्तृत और मतलब कि वो एक तरह से बहुत ही अलग तरह की है, जिसको कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब उसके अपवाद भी तमाम लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, कोई राजस्व के जानकार उसकी आलोचना भी करते हैं कि नहीं, ये धारा गलत बनाई गई, जहाँ बेदखली की धारा है तो इस तरह से अवैध अध्यासियों को इससे लाभ मिलेगा। परंतु धारा 67 का की उपधारा 2 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके जानने के लिए। दरअसल ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा कारगर होती है, जहां आपके पिता ने, आपके बाबा ने किसी से कोई ज़मीन खरीदी, उस पे गृह का निर्माण कर लिया और उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई। ऐसे एक नहीं हजारों मामले हैं। लोग भटकते रहते हैं कि किसी के बाबा ने किसी के बाबा से ज़मीन खरीदी थी, परंतु उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई थी। आज भी अभिलेखों में उन्हीं के बाबा का, उन्हीं के वारिसों का, उन्हीं के पुत्रों का नाम चला आ रहा है और मकान किसी दूसरे का बना है। तो ऐसी स्थितियों में जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 का की उपधारा 2 है वो लागू होती है। यदि आपका मकान 29 नवंबर सन 2000 के पहले किसी दूसरे की संक्रमणीय भूमिधर जो है किसी दूसरे की भूमि पर बना हुआ है, तो उस पे धारा 67 का की उपधारा 2 लागू होती है। उतना एरिया जिस क्षेत्र में मकान बना है, उस क्षेत्रफल को उस गृह मालिक के साथ, जिसने घर बनवाया है, जो उसमें कब्जे में है, उसके साथ उतने क्षेत्रफल को बंदोबस्त कर दिया जाता है।
ये है धारा 67 का की उपधारा 2, जो बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रक्रिया भी उप जिलाधिकारी के न्यायालय द्वारा ही पूर्ण होती है। आप उप जिलाधिकारी के यहाँ अपना आप वाद डालते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय इसमें तहसीलदार साहब की रिपोर्ट मंगाते हैं, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस रिपोर्ट में कानून को लेखपाल जो भी राजस्वकर्मी है उनको जाके मौके पर जाके मुआयना करना होता है। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपको ये सिद्ध करना आवश्यक है कि आपका जो गृह का निर्माण है वो 29 नवंबर सन 2000 के पहले से है। ये साबित करना गृह स्वामी का दायित्व है। और जो रिपोर्ट हो, जो रिपोर्टें उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, उन रिपोर्टों में इस चीज से ये ऐसे साक्ष्य हो, ऐसी रिपोर्ट हो जिससे ये एकदम प्रमाणित हो कि आपका मकान 29 नवंबर सन 2000 के पहले बना हुआ है। इसमें बिजली का बिल भी हो सकता है, मकान का निर्माण पुराना है तो भी आप बड़े आराम से उसको तस्दीक कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिजली का बिल बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बिजली का बिल अगर आपका सन 2000 के पहले का है, उसी एड्रेस का है, तो आपका लगभग चीज़ें मान ली जाती है। अन्य साक्ष्य भी हैं जिनको आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि मेरा घर इतना पुराना है, पूर्व की फोटो भी मिल सकती हैं। जो चीज़ें हैं वो आप जब लेखपाल आपके यहाँ जाएंगे, कानून को जाएंगे, तहसीलदार साहब जाएंगे, तब आप उनको वो चीज़ें दिखा सकते हैं और वो चीज़ें फाइल में लग सकती हैं, जिसके द्वारा ये साबित होगा कि 29 नवंबर सन 2000 के पहले से आपने किसी दूसरे की भूमि पे अपना गृह का निर्माण कर रखा है। और यदि 29 नवंबर सन 2000 के पहले आपने किसी की दूसरे की भूमि पर अपने गृह का निर्माण कर रखा है, तो दूसरे की भूमि नंबर पे भी उतने क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल में आपने अपना मकान बना रखा है, वो जमीन आपको दे दी जाएगी। ये कहती है धारा 67 का की उपधारा 2। इसीलिए बहुत राजस्व के जानकारों ने, अन्य विद्वानों ने इसकी आलोचना भी बहुत की है कि दूसरे के जमीन पे अगर इस तरह दूसरे घर बना के कब्जा करेंगे, उसको अपने नाम करा लेंगे, तो इससे अवैध अध्यासियों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जहां अवैध अध्यासियों के लिए दूसरे धाराओं की व्यवस्था है, बेदखली की व्यवस्था है, वहीं सरकार ने हर परिवार को छत देने के लिए ये कानून बनाया था। हर घर पे हर छत, हर घर को, हर परिवार को एक छत मिले, जिसके अंतर्गत जिसको कि मानते हुए सरकार ने राज्य संहिता में इस धारा को जोड़ा था। तो आप समझिए कि धारा 67 का की उपधारा 2 कितनी महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई डाउट है, कोई आपको समझ में नहीं आ रही बात, या आपको कैसे करना है, अन्य कोई भी जानकारी, आप धारा 67 का की उपधारा 2 या अन्यत्र कोई भी विषय, किसी भी विषय की, किसी भी धारा की और राजस्व संबंधी कोई भी जानकारी या दुर्घटना के मामले संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे मोबाइल नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मुनीश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास, आपको जो है एक नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दुर्घटना के मामलों में। जैसा कि तमाम प्रकरण होते हैं, आप जा रहे हैं और आपकी किसी वाहन से दुर्घटना हो जाती है, आप जा रहे हैं, आपकी दुर्घटना होती है तो वाहन पता नहीं होता, इसे अज्ञात वाहन बोलते हैं। या कभी कभी होता यह है कि घर का लड़का ही गाड़ी चला रहा है और घर का कोई परिजन बैठा है, और ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है तो कैसे मुकदमा दर्ज कराएं, उसकी कार्रवाई कैसे करें ताकि मुकदमा भी ना दर्ज हो और आपको क्लेम का लाभ भी मिल जाए और किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस भी ना उसमें लागू हो। तो ये बहुत विशेष मामलों में ऐसा होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से टक्कर मारता है, मुकदमा लिखा जाता है, तो अक्सर दुर्घटना के मामलों में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 304(a) की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। यदि कोई वाहन साथ में, तो वाहन की टूट फूट के लिए जो धारा लगती है वो लगाई जाती है। परंतु यदि आपका कोई परिजन ही गाड़ी को चला रहा है, आपके किसी परिजन की ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह की सूचना पुलिस को देनी चाहिए जिससे कि आपके परिजनों के ऊपर ही मुकदमा भी न दर्ज हो और आपका क्लेम भी स्टैंड हो जाए। यदि आपके गाड़ी के पूरे दस्तावेज, आपकी गाड़ी का चालक, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कंप्लीट है तो
तो दोस्तों ये बात आप जान लीजिए कि यदि आपके किसी परिजन जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका कि ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, 4 पहिए से जा रहा है और उसी में आपके परिजनों की ही उपस्थिति है, परिजन ही आपके बैठे हैं, आपसे मिलने वाले बैठे हैं और उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके पश्चात चूंकि जो खत्म होता है उसका जब तक कि आप कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत कराएंगे, जब तक कि आप उसमें पुलिस के रिकॉर्ड में दुर्घटना या जो भी चीजें दर्ज नहीं होंगी, तब तक आप क्लेम के पात्र नहीं होंगे। हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया है कि जो भी दुर्घटना के मामले होते हैं उनमें 2 तरह के मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा चलता है क्लेम का, दूसरा मुकदमा चलता है आपराधिक गतिविधि का। क्योंकि जो आपराधिक वाला मुकदमा चलता है, फौजदारी का मुकदमा चलता है, वो दूसरी कोर्ट में चलता है और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दशा में जो वाहन चालक होता है, वाहन चालक के ऊपर वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने की धारा 304A लगती है, जिसका कि बाद में तत्समय जब कोर्ट में ट्रायल होता है तो जो वादी होता है, वादी के द्वारा उसमें गवाही होती है, जो विवेचक ने जो केस डायरी बनाई होती है जिसके अनुसार गवाह गुजरते हैं और फिर उसमें कार्रवाई होने के पश्चात जजमेंट आता है। वहीं दूसरी ओर आप जब क्लेम के लिए जो मुकदमा करते हैं उसमें आपका जो है क्लेम स्टैंड होता है, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उस गाड़ी का यदि बीमा है, कागज है, तो गाड़ी का जो जिस कंपनी से गाड़ी बीमित है वो बीमा कंपनी आपको मुआवजा देती है। ठीक है, मुआवजा तय होता है आप जो मृतक व्यक्ति है उसकी उम्र और उसकी आय पर और उसके ऊपर कितने लोगों का भार था, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, उस आधार पे एक मुआवजा राशि तय की जाती है कि उसको कितनी मुआवजा राशि बीमा कंपनी देगी। यही नहीं, सबसे इसमें मुख्य बात एक और भी है कि यदि जो मृतक है उसको मुआवजा लेने में कितना समय लगता है। यदि मान लिया मुकदमा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने अधिक समय तक पेंडिंग रहेगा, बीमा कंपनी को उतने समय का ब्याज भी पीड़ित परिवार को देना पड़ता है। जो दावा करता होते हैं मतलब कि उनको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो विशेष बात बताना चाह रहे हैं, जो आज के इस एपिसोड का मुख्य विषय है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जिसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अनिवार्य है, जिसकी अपनी स्वयं की गाड़ी है या दूसरे की भी गाड़ी है, गाड़ी के पेपर अनिवार्य है, गाड़ी का बीमा होना चाहिए, गाड़ी यदि 4 पहिए की है तो उसके अन्य जो दस्तावेज हैं, गाड़ी कमर्शियल है उसकी परमिट वगैरह भी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल है 4 पहिया है तो उसका आरसी, बीमा, प्रदूषण, ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद यदि मरने वाला उसके परिवार का ही है, उसका बहुत परिचित है या उसका सहयोगी है, उसका परिजन है, तो ऐसे मामलों में एक इत्तफाकिया सूचना दर्ज होती है, जिसे जो अप्राकृतिक मृत्यु के दायरे में आती है। और इत्तफाकिया में किसी वाहन के चालक के ऊपर 304A की धारा नहीं लगती है। ये इत्तफाकिया दर्ज होने से आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं चलेगा, फौजदारी वाद नहीं चलेगा, आपको क्लेम का लाभ मिल जाएगा। वो जो जिस मोटरसाइकिल से, जिस गाड़ी से आपका दुर्घटना होती है, उस गाड़ी की जो कंपनी है जिसने उसका बीमा कर रखा होता है, उस बीमा कंपनी के द्वारा जो मृतक हैं उनके परिजनों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों को गौर करने की आवश्यकता है। दरअसल हम लोग जानकारी जब नहीं होती लोगों को जानकारी, तो लोग जानकारी के अभाव में उल्टा सीधा एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके आधार पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर देती है, परंतु उनसे उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। आप अज्ञात के रूप में किसी का मुकदमा लिखा देते हैं। आप जान रहे हैं कि क्या हुआ है, किसी को बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी कहीं भिड़ गई है, पलट गई है, जो भी हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में इत्तफाकिया सूचना पुलिस को देनी चाहिए और उसका इत्तफाकिया दर्ज होता है, ना कि उसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, सबके लिए। कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां कि आजकल अपनी कमी से कम, लेकिन जिस तरह लोग ट्रैफिक बढ़ा है और तमाम लोग अपने भाई अपने सब लोग चालक वाहन चलाते हैं, तो दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, परंतु उसके लिए सावधानी जरूरी है। पहले तो आप सावधानी बरतें, अपने पूरे कागज बनवा के रखें, गाड़ी के बीमा और आरसी सभी गाड़ियों के वैध कागज रखें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और ऐसी स्थिति में यदि बाय द वे कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए भी आप सतर्क रहें और सावधानी बरतें,
किसी अधिवक्ता से सलाह लें। किसी अधिवक्ता कोई नहीं मिलता तो आप, मेरा जो मोबाइल नंबर है हम अपने उसमें डालते हैं चैनल में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी दुर्घटना संबंधी कैसी भी समस्या आपकी हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए आप हमको कभी भी हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर हमारे जो एपिसोड आते हैं उनके द्वारा आपको जानकारी मिल सकती है। और कभी भी आप हमसे कोई भी राय मशविरा ले सकते हैं। या तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी कैसी भी जानकारी दुर्घटना संबंधी लेने हो, आपका स्वागत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।